हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। उसका नाम है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। लास्ट सिलेबस में ये रेस्पिरेशन चैप्टर और सर्कुलेशन चैप्टर अलग अलग दिए थे, पर इस सिलेबस में दोनों कंबाइन किए गए हैं। इसका रीज़न ये है कि रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन भले ही अलग अलग प्रोसेस है, मगर ये दोनों प्रोसेस इंटरलिंक है। इसी की वजह से नए सिलेबस में इसको कंबाइन दिया गया है। तो पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके लॉ अगर रेस्पिरेशन नहीं होता तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीन बाय द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड और फ्यूल एंड प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी सवाल पैदा होता है कि रेस्पिरेशन में फूड क्यों ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं, हम जो फूड खाना खाते हैं, वो नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है। हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हमको उसका यूज़ करना है, उससे हमको एनर्जी कर लेना है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जो नॉन यूजेबल फॉर्म का फूड है, उसको कन्वर्ट करना है यूजेबल फॉर्म में और उसमें एनर्जी लेना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, ऐसा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने पेन खरीदा है, दिस इज़ अ पेन। अब मुझे इस पेन से लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो है कैप, इसकी कैप निकालनी पड़ेगी। कैप, अगर मैं इसकी कैप नहीं निकालूंगा तो मैं नहीं लिख सकता। उसी तरह से कंसिडर कर लीजिए कि ये पेन है, ये फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, जो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक मैं उसका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये पेन का मैंने कैप निकाला, उसी तरह से जो फूड है उसको भी क्या करना पड़ता है, हमको ब्रेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर सकें। तो जो प्रोसेस है जिसके वजह से जो अनयूजेबल फूड है वो ब्रेक डाउन होता है यूजेबल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। आप कितना खाना खाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो आपने खाना खाया है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन अगर नहीं होता तो क्या होता, अब देखेंगे भाई हमारे बॉडी में अगर रेस्पिरेशन नहीं होता तो क्या होता, व्हाट हैपन। अगर हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होता तो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं होता। एक भी प्रोसेस हमारी नहीं चल सकती विदाउट रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से ही आती है। कोई भी फंक्शन लो हमारे बॉडी का, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मरा हुआ इंसान और एक लिविंग इंसान, जो जिंदा इंसान, इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है भाई। तो जो मरा हुआ इंसान है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी फंक्शन नहीं होता, पर जो जिंदा इंसान है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। और मैं और पूछूँ कि भाई मरे इंसान में और एक सोए इंसान में क्या फ़र्क है, तो सोए हुए इंसान में रेस्पिरेशन चालू होता है, उसका डाइजेशन चालू होता है, इसका एक्सक्रीशन चालू होता है, सारे इंटरनल फंक्शन उसके चालू होते हैं। और इन फंक्शन के लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से आती है। अब उसका एक केमिकल रिएक्शन है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और जो रिएक्शंस है, मोस्टली हम जो फूड लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हो यहाँ पे इस साइड में, जो आपको दिखने में आसानी होंगी। अब ये जो रिएक्शंस है वो है C6, एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किससे रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन से, और हमें क्या मिलता है, ये जो ग्लूकोज से ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या मिलता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और ये ATP बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी बॉडी का कोई भी फंक्शन करने के लिए। विदाउट ATP हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में ATP इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी। ATP को यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म लो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म ले लो, अगर उसको कोई भी काम करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको ATP की ज़रूरत है। और ATP जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, वो कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारे लिए
रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान में दीजिए कि डेफिनेशन क्या है, ये ध्यान में रखना है, और ये रिएक्शन ध्यान में रखना है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशली स्टेट बोर्ड का क्लास है, इसमें कुछ ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा नहीं। जो किताब में दिया है, स्टेट बोर्ड की किताब में दिया है, मैं वही पढ़ाऊँगा। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, तो आपको मेरी नीट क्लास से आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी रेस्पिरेशन डेफिनेशन देख लिए, प्रोसेस देख लिए, अभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होते हैं कि नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट में होता है क्या? सोचिए। अभी बहुत से बच्चों को लगेगा कि भाई रेस्पिरेशन प्लांट में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि आचार्य जो खाना बनाता है, अब वो जो आचार्य है, जो बनवैया है, आचार्य है, जो कुक है, वो खाना बनाएगा सबके लिए, पर उसको तो ज़रूरत पड़ेगी ना खाना खाने की। वैसा नहीं है कि वो खाना बनाएगा तो उसको तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह प्लांट जो है वो फूड बना रहा है, पर उसको भी फूड की ज़रूरत है फॉर द वेरियस फंक्शन। अब जो फूड की ज़रूरत है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, ध्यान में दीजिए, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है एनिमल के साथ साथ। अभी रेस्पिरेशन करना है तो क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और हमको वो बाहर से लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। अब उस बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्गन चाहिए, क्योंकि हम कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारी आँखें का काम क्या है, देखने का है। हमारे कानों का काम क्या है, सुनने का है। उसी तरह से जो गैस है उसको लेने का काम, जो गैसेस एक्सचेंज जो है उसका काम, उसका जो वो काम अलग ऑर्गन परफॉर्म करेगा। तो वो ऑर्गन कौन से हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम द वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जस्ट अ सेकंड, तो शिफ्ट हो जाऊंगा यहाँ। देखेंगे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में क्या होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस। उसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी रिएक्शंस नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब ये फिजिकल प्रोसेस करने के लिए क्या क्या फीचर इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ऑर्गन, बॉडी का जो ऑर्गन फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, उस ऑर्गन के फीचर क्या क्या चाहिए। तो वो जो ऑर्गन होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया। ज़्यादा का सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो सकता है, हम ले सकते हैं। इसलिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उसका एरिया कैसे चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया। दूसरी जो फीचर है उसका वो चाहिए थीन और वैस्कुलर। क्या चाहिए, थीन और वैस्कुलर। कंसिडर कर लीजिए कि ये लार्ज सरफेस एरिया हो गया, और ये कैसा चाहिए, थीन चाहिए। ज़्यादा जाड़ा नहीं चाहिए, मोटा नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए हमको प्रॉब्लम होगा। थीन चाहिए। उसके बाद वैस्कुलर चाहिए। वैस्कुलर बोले तो वेसल्स। क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स। क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ उसका कलर, सॉरी एक मिनट। ओके, जैसा ये ऐसे क्या चाहिए, दीज आर द ब्लड वेसल्स। क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए, जिसके वजह से यहाँ से सपोज कंसीडर कर लीजिए कि O2 होगा तो ये कहा जाएगा, ये ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। तो थीन होना चाहिए, वेस्कुलर होना चाहिए, प्लस मॉइस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। तो ये तीन फीचर चाहिए किसके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए, फॉर द बेटर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कौन से लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, प्लस वो थीन चाहिए, वैस्कुलर चाहिए। ज़्यादा वैस्कुलर रहेगा तो ज़्यादा वो ऑक्सीजन या CO2 ले सकेंगे। उसके बाद क्या ले सकते हैं, मॉइस्ट चाहिए। क्या चाहिए, मॉइस्ट चाहिए। दीज आर द फीचर्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। मैंने बताया कि प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो ऑब्वियसली उसमें क्या चाहिए, गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में, बेसिकली वो दो स्ट्रक्चर से होता है। उसका नाम है स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल मोस्ट ऑफ बच्चों को पता होगा स्टोमेटा के बारे में, पर लेंटिसेल के बारे में कम बच्चों को पता है। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे कि भाई स्टोमेटा क्या होता है और लेंटिसेल क्या होता है। तो
द स्टोमेटा इज द स्मॉल पोर, स्टोमेटा के एक छोटे छोटे छेद है जिससे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और ये स्टोमेटा है मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लीव्स, जो लीफ है वहाँ पे वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और दूसरी है ऑर्गन है लेंटिसेल्स। क्या है लेंटिसेल्स? एक छोटा छोटे छेद है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द बार्क ऑफ द स्टेम। जो पेड़ की बार्क होती है, जो स्टेम होती है, उस पर जो ऊपर वाली कवर होती है उसको बोलते हैं हम बार्क, और ये बार्क पे छोटे छोटे छेद होते हैं उसको बोलते हैं हम लेंटिसेल, जिससे क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है। एक होता है स्टोमेटा और दूसरा होता है लेंटिसेल, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो दोनों डायग्राम है हमारे न्यू सिलेबस के स्टेट बोर्ड की किताब में दी हुई है। अब एक सवाल आता है, अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए उन्होंने कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कौन से पार्ट से होता है, स्टोमेटा है और लेंटिसेल पता है, मगर अगर स्टोमेटा और लेंटिसेल नहीं दिया गया, अगर स्टोमेटा और लेंटिसेल नहीं दिया गया तो फिर क्या? तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट में लीफ से भी होता है, स्टेम से भी होता है और रूट से भी होता है। ध्यान में दीजिए कि तीनों पार्ट, प्लांट के जो तीनों पार्ट है, लीव्स, स्टेम और रूट, ये तीनों से भी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। अब मोस्ट ऑफ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई स्टोमेटा ये लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं और लेंटिसेल स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? लीव्स और स्टेम में होता है। ऐसा नहीं है, लेंटिसेल्स रूट्स में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है और लीव से भी हो सकता है। तो ये होगी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अब हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन इन अ एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल देखेंगे, रेस्पिरेशन होता है। अब प्लांट में कैसा है कि ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं थे, मोस्टली स्टोमेटा और लेंटिसेल थे। मगर हम जब एनिमल के बारे में सोचते हैं तो एनिमल में डाइवर्स वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है उस पर उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है। तो डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इन एनिमल्स। तो हम देखेंगे, टेबल दिया है स्टेट बोर्ड की किताब में, उसको ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं बड़ा कर लेता थोड़ा सा। ओके, तो ये टेबल है, नए किताब में, नए बुक में है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं, ये हैबिटेट है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो कौन से कहाँ पे रहता है और उसके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो सबसे पहले जो लेस कॉम्प्लेक्स है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटिस्टा, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। सेल जिससे बनती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे से क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वो कहाँ पे होता है? प्रोटिस्टा, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा। ओके, उसके बाद है फ्लैट, और कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे प्लेटफॉर्म लाइक प्लानेरिया, एनेलिडा, अर्थवर्म, नेरिस, लीच, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स। ये कहाँ पे रहते हैं? एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक यानी एम्फीबियंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं उनको बोलते हैं हम एम्फीबियंस। तो उनके पास कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है? तो उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे हमने प्रोटिस्टा में देखा था, प्लस जनरल बॉडी सरफेस। हम वो उनके बॉडी सरफेस, स्किन से भी वो क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है टेरेस्ट्रियल बोले तो जो ज़मीन में रहने वाले, एक्वेटिक जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो है जो लैंड में रहने वाले उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनके पास जो है वो है ट्रकियल ट्यूब्स और द स्पेकल्स। अब ट्रकियल ट्यूब बोले तो क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स, जैसे ये जो ट्यूब है, कंसिडर कर लिए पेन है, तो पेन लाइक ट्यूब होते हैं उनके बॉडी में, जिससे क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर नीट में हम इसको डिटेल, नीट और एमएसटी में हम उसको डिटेल में देखेंगे मैं ट्रकियल सिस्टम क्या होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि भाई इंसेक्ट्स में जो है वो ट्रकियल ट्यूब्स और द स्प्रेकल्स हस्ते फॉर द गैसेस एक्सचेंज और द गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद आता है आर्केनिड्स लाइक स्पाइडर और स्कॉर्पियन। स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये भी क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, और उनके पास क्या है? बुकलंग है। बुकलंग क्या होता है इसकी डिटेल में मत जाइए, सिर्फ ध्यान में दीजिए कि ये स्पाइडर और स्कॉर्पियन उनके पास क्या है? बुकलंग होता है। उसके बाद है ल्यूमिनस इज अर्थोपोडा
और वो क्या है, एक्वेटिक है। उसके बाद भी क्या है, बुक गिल्स है। अभी जो लैंड वाले हैं, ध्यान में दीजिए, जो टेरेस्ट्रियल है उनके पास क्या है, बुक लंग है, और जो एक्वेटिक है उसके पास क्या है, बुक गिल्स है। क्योंकि जो एनिमल पानी में रहता है उसको रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए गिल्स दिए हुए हैं, और जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म लैंड में रहता है, लैंड पर जमीन के ऊपर रहता है, उसके पास क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स है। तो ये थोड़ा प्रिमिटिव है, तो इसीलिए उनके पास क्या है, बुक लंग्स और बुक गिल्स। उसके बाद देखेंगे हम नीचे का। So the amphibian, tadpole of frog और the salamander and newts, ये भी एक्वेटिक है। उनके पास क्या है, एक्सटर्नल गिल्स। एक्सटर्नल गिल्स जो बॉडी के दिखते हैं, बाहर से जो दिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल गिल्स बोलते हैं। उसके बाद है फिश। फिश के पास क्या क्या है, वो ये भी एक्वेटिक है। उनके पास क्या है, इंटरनल गिल्स। क्या है, इंटरनल गिल्स। तो जो फ्रॉग है और न्यूट्स है उनके पास क्या है, एक्सटर्नल गिल्स है, और जो फिश है उनके पास क्या है, इंटरनल गिल्स है। उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स में हम भी आते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है, उनके पास क्या है, लंग्स है। और जो टर्टल है द अंडर वाटर, उनके पास क्या है, क्लोएका है। तो हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है कि क्लोएका क्या है, ये बुक गिल्स क्या है। हाँ, आपको सिर्फ ध्यान में देना है कि भाई उनके पास क्या क्या है। ये टेबल किताब में दिया है, कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 मार्क के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टेबल डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक फूड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उसके केमिकल रिएक्शन भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा था फीचर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिर गैसेस सेक्शन प्लांट में कहाँ कौन कौन से ऑर्गन से होता है, और एनिमल में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन रेस्पिरेशन। क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन और ह्यूमन रेस्पिरेशन। बाय बाय, तब तक के लिए।